मुंबई 18-20 साल उम्र थी आपकी उस समय? जी हाँ, मैं 19.5 साल का लगभग उस वक्त था जब मैं मुंबई गया। मैं गेस्ट हाउस में जाके रुका था, तो वहाँ मुझे लगा कि जैसे ही मैं सूटकेस रख के नीचे उतरूंगा तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, पूरा शहर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जब आपकी मुलाकात हुई संजय लीला भंसाली से और उनके साथ वो जो जुड़ाव था, वो पहली मुलाकात कैसी थी? इसका पूरा क्रेडिट जो है वो संजय जी को जाता है। और जी हाँ, नेशनल अवार्ड भी और मिला वो है। कंपोजर हो चुके जी। हैं। मुझे थोड़ी सी यहाँ तकलीफ हुई थी उस वक्त कि मेरे गानों पे 3 लोगों को नेशनल अवार्ड मिला, वो लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये बिनते दिल की मेकिंग का प्रोसेस ये क्या था? इसका पूरा क्रेडिट जो है वो संजय जी को जाता है। हीरा मंडी वेब सीरीज की कि मतलब कैसे वो सीरीज आप काफी हमें इतनी उम्मीद नहीं हाँ, थी। दिल टूटने की फिलॉसफी क्या है ये? दिल टूटने से यहाँ मुराद ये नहीं है कि कोई लड़की ही दिल तोड़ रही है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि ये जो रील वाली पॉपुलैरिटी है, ये रातों रात जो आप सही कह रहे हैं मिलती है, वो रातों रात लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन वो रातों रात चली भी जाती है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एम तुराज जी हैं, जो फिल्मों में गाने लिख चुके हैं और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। तो इनका तारुफ मैं एक मंजर भोपाली के शेर के साथ करना चाहता हूँ कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो इसके साथ मैं शुरू करता हूँ और एक आपका बहुत ही पॉपुलर शेर है कि हमको रोजी खींच लाई इस शहर के सहसार में। जी, हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में। हाँ, और फूल तितली एक लड़की रह गए सब गाँव में। जी। तो कैसे शुरुआत हुई और कैसे इस इंडस्ट्री में आप आए और एक छोटे से शहर से निकलकर उस संघर्ष की शुरुआत वो कैसे हुई? हाँ, देखिए, ये जैसे होनी चाहिए मुश्किल भरी। चूँकि मेरा ये मानना है कि हमारा जो हिंदुस्तान का सिनेमा है, इंडियन सिनेमा है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुश्किलें होती हैं ना, ये हमको तैयार करती हैं। जी। तो इसलिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारा सिनेमा आज पूरे वर्ल्ड में जो है वो अपनी छाप छोड़ रहा है, और जैसा कि हमारी ये हीरा मंडी की अगर हम बात करें तो ये 192 कंट्री में देखी गई है। हाँ, तो उस तक पहुंचने के लिए मेरा भी सफ़र जो है एक छोटे से जो है शहर मुजफ्फरनगर के भी एक छोटे से गांव संबलहेड़ा से निकल के मैं दिल्ली आया। दिल्ली कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर मैं मुंबई की तरफ। 18-20 साल उम्र थी आपकी उस समय? जी हाँ, मैं 19.5 साल का लगभग उस वक्त था जब मैं मुंबई गया। और चूँकि मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था और वो शहर मैंने कभी देखा नहीं था, और फिल्मी दुनिया या फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ है मुझे पता नहीं था, और इसलिए बड़ा मुश्किल भरा सफ़र रहा। और 2002 मैं तकरीबन लास्ट में मैं गया था, और उसके बाद फिर वो 2005 तक मैंने टीवी लिखा, यानी टीवी के डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और कहानी वगैरह करता था। गाने लिखने का काम नहीं मिला था, और 2005 में मुझे पहली फिल्म मिली जो 6 में रिलीज़ हुई, और उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर मैं। तो ये शायरी का शौक़ आपको कैसे शुरू हुआ और इसका जो पहला आपने कुछ लिखा हो जो आपको जहन में याद आता हो? जी देखिए, शायरी मैं यहाँ जब मैं था उसके 1 साल पहले से मैं करता था, और लेकिन बॉम्बे जाने के बाद मैंने शायरी को सेकेंडरी कर दिया था। और साइड में, चूँकि ये होता है कि आप शायरी भी कर रहे हैं इस तरफ और कुछ प्रोग्राम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्ट्रगल है वो भी कर रहे हैं, तो दोनों तरफ 2 जंगें में नहीं लड़ सकता था, इसलिए मैंने शायरी को हो जाता है। जी थोड़ा आराम दिया, और मैं फिल्मों में ही मैंने पूरा टाइम दिया और उस तरफ चला गया। फिर 2014 में यानी 14 में मैंने फिर वापस शायरी शुरू की और पढ़नी शुरू की। तो जैसे आप मुंबई में आए, 18-19 साल की बहुत एमेच्योर एज होती है वो, तो शुरुआती संघर्ष वहाँ पे क्या थे? हाँ देखिए, पहले तो यही था कि जहाँ मुझे ट्रेन ने छोड़ा मैं वहीं रुक गया, मुझे शहर के बारे में पता नहीं था। और उसके बाद मुझे तो ये भी पता नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है, इसके ऑफिसेज कहाँ होते हैं। तो वो एक बहुत मुश्किल भरा सफ़र था। मतलब यूँ कह लीजिए कि 6 महीने या 8 महीने तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं समझता था जहाँ मैं जाके रुका हूँ, मैं गेस्ट हाउस में जाके रुका था, तो वहाँ मुझे लगा कि जैसे ही मैं सूटकेस रख के नीचे उतरूँगा तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, पूरा शहर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और 5-7 दिन के बाद मुझे ये पता चला क्लियरली कि भाई ये तो यहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ है, और मुझे वो कौन लोग मिलेंगे जो मुझे वो एड्रेसेस देंगे, और वहाँ मैं जाऊँगा और फिल्में। वरना तो मुझे तो लग रहा था कि ये आदमी गुजर रहा, हाँ ये कोई फिल्म वाला है, सब अनिश्चित। तो मैं इससे बात कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जी।
तो जो आप शुरुआती में होता है कि जैसे कोई कहीं जाता है तो उसे थोड़े थोड़े सहारे की ज़रूरत होती है, उंगली पकड़ के कोई ऐसे, तो उस तरह में एक नाम आता है श्रवण जी का, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। जी हाँ, जी हाँ। और अभी कोरोना में उनका इंतकाल हुआ है। जी। तो उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही, और वो पहला जो उनके साथ आपका वो था, और उनको अपने जीवन में आप क्या महत्व देते? जी देखिए, मुझे वो जब मैं बाकी कंपोजर्स से नहीं मिला था और मैं उनसे मिला था, और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझसे बात की थी और बहुत ही मुझे मोटिवेट भी किया था कि तुम अच्छा लिखते हो और तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे। ये उनके साथ कुछ काम तो नहीं हो पाया था, लेकिन उनसे एक रास्ता मिला था। और उन्हें एक आप बड़े पहला म्यूजिक डायरेक्टर मानते हैं अपना, मतलब काम नहीं किया आपने, तो भी आपने एक जगह कहा था कि वो मेरे पहले म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जी हाँ, जो मुझे मिले थे, उसके पहले मुझे कोई कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मिला था, वो मिले थे, तो ऑब्वियसली मेरे वो पहले ही हुए। देखिए, काम वाम तो आपके नसीब में होते हैं और वो हो जाते हैं, लेकिन आपको पहले कौन मिला और किसने आपको अप्रिशिएट किया, किसने आपको बूस्ट किया आगे की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो बहुत मायने रखता है एक नए इंसान के लिए जिसको हौसले की बहुत ज़रूरत होती है। जी जी जी। तो जो बॉलीवुड में आप आए और आपका जो पहला ब्रेक था कुड़ियों का है जमाना 2006 में जी। तो ये फिल्म आपको कैसे मिली? और देखिए, ये भी ऐसे मिली कि मैंने धीरे धीरे 1-1.5 साल के अंदर ही मुझे जो है वो इंडस्ट्री मिल गई थी और लोग मिलने लगे थे। तो मैंने गानों का काम तो नहीं मिला, तो मैंने टेलीविज़न लिखना शुरू कर दिया था। तो फिर मैं डायलॉग्स लिखता था, स्क्रीन प्ले लिखता था। कहीं ऐसा भी मैंने बहुत लिखा है जहाँ मेरा नाम नहीं आया, पैसे मिलते थे। अच्छा। तो वो भी उस वक्त की ज़रूरत थी। हमने गाने भी काफ़ी ऐसे किए हैं शुरू में, लेकिन खैर वो मैं उसको बुरा नहीं मानता और ना मुझे उन लोगों से कोई शिकायत है। मैं बल्कि उनका शुक्रगुजार हूँ, चूँकि वहाँ रहने के लिए मुझे पैसे चाहिए होते थे और वो, जी हाँ, वो मिले। और तो उसके बाद मैं ये कर रहा था और मुझे टीवी का फिर काम मिल गया और मेरे नाम से काम आने लगा। उसके बाद फिर वहीं एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था इम्तियाज़ पटेल, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिन्होंने हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता वगैरह वगैरह फिल्में लिखी। तो मैं उनको भी असिस्ट करता था। और हाँ, कुछ और अपने अंदर राइटिंग में निखार लाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए मैं उनको असिस्ट भी कर रहा था और ये टीवी भी लिख रहा था। तो वहाँ मेरी एक कंपोज़र से मुलाकात हुई, उनका नाम था इकबाल दरबार। तो वो उन दिनों, चूँकि वो इस्माइल के कज़िन थे, इस्माइल दरबार साहब के, और उनके एक भाई भी थे उनके, यासीन दरबार। हाँ, वो मिलके एक फिल्म कर रहे थे, उनके लिए पहली फिल्म थी जी। और तो उन्होंने मेरा नाम पेश किया और कहा कि एक नया लड़का है, वो अच्छा लिखता है। और वहाँ से मुझे वो बड़ी मुश्किल डायरेक्टर, लेकिन मेरे साथ काम पहले करना नहीं चाहते थे, उनका कोई और राइटर वो लेना चाहते थे। लेकिन फिर जब वो मुझसे मिले और उनको यकीन हुआ और मैंने एक गाना लिखा, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फिल्म दे दी। अच्छा, तो जैसे कि आप इंडस्ट्री में एक होता है कि मतलब कैरियर ग्राफ जब बढ़ता है आगे, तो जब आपकी मुलाकात हुई संजय लीला भंसाली से और उनके साथ वो जो जुड़ाव था, वो पहली मुलाकात कैसी थी? क्योंकि मतलब आपकी पॉपुलैरिटी जो AM तुराज है वो बढ़नी शुरू हुई जब आप उनके साथ जुड़े, एक यूनियन बना और कई फिल्में साथ में, बाजीराव मस्तानी और अभी। जी बिल्कुल, मेरी उनसे 2007 में मुलाकात हुई थी। ऐसे तो इस्माइल दरबार जी ने ही कराई थी, मैं उनको यहाँ थैंक्स करना चाहूँगा। लेकिन उन दिनों फिल्म बन रही थी सांवरिया। हाँ जी। हाँ, लेकिन किन्हीं वजहों से मैं वो फिल्म नहीं कर पाया। रणबीर कपूर का डेब्यू था। जी हाँ, मैं वो नहीं कर पाया और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं ये फिल्म कर सकता था, लेकिन नहीं हो पाई। खैर, उसके बाद फिर 2009 में संजय जी ने शुरू की गुजारिश, ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन वाली फिल्म। तो वहाँ से उन्होंने मुझे फिर बुलाया और मुझे उन्होंने ब्रेक दिया, और फिर मैं उनको भी यहाँ बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि आज तक वो मेरे साथ फिर हर फिल्म उनकी मैं ही करता हूँ। उसमें आपके 6 गाने थे गुजारिश। जी हाँ, जी फिल्म थी जी। तो जैसे कि उनके साथ मतलब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, और उनके जितने प्रोजेक्ट होते हैं सब बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उनका काम करने का अपना एक अलग तरीका है जी। तो उनके साथ मतलब आपकी बॉन्डिंग कैसी है अभी? क्योंकि आप लोग करीब कुछ नहीं तो 1.5 दशक से साथ में काम कर रहे हैं, 15 साल से जी हाँ, तकरीबन 13-14 साल हो गए। कभी ऐसा भी कुछ नुआंसेस हो जाते होंगे, मतलब कि वहाँ पे चल रही है शूटिंग और मतलब ऐसी कोई असहमति हो गई किसी बात को लेके, तो ऐसा कुछ उनके साथ हुआ? नहीं, देखिए, एक तो मैं यहाँ ये क्लियर करूँ कि संजय जी बहुत ही मेहनती आदमी है और बहुत पैशनेट है सिनेमा को लेके, और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें गानों के अलावा और भी बहुत कुछ सिनेमा सीखा, बहुत इन डेप्थ। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा ये कि संजय जी पोएट्री समझते हैं और
शायरी को और गीतकारी को लेके बहुत ही सिंसियर हैं वो, और बहुत बढ़िया ही म्यूजिक उस पे डायरेक्टर ध्यान भी देते हैं हैं वो, और जी हाँ, नेशनल अवार्ड भी और मिला वो है। कंपोजर हो चुके हैं। हाँ, और नेशनल अवार्ड की भी मैं बात करूंगा। तो उनके साथ एक बहुत ही अच्छी बाउंडिंग है। और अब क्या हो गया कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, इतनी फिल्में हमने साथ में की, गुजारिश की, बाजीराव मस्तानी की, पद्मावत की, गंगूबाई की, फिर ये हीरा मंडी की, बीच में एक दो फिल्में जो रुक भी गई वो अभी नहीं बनी, शायद बाद में बनेगी, जैसे इंशाल्लाह थी। और तो खैर वो ये हुआ कि उनके साथ एक अच्छी बाउंडिंग होगी, और वो क्या चाहते हैं मुझे पता है, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, उसको वो भली भांति जानते हैं। तो थोड़ी सी आसानियाँ होती हैं काम करने में। हाँ जी। हाँ जी। और नेशनल अवार्ड की बात ये है कि उनको 2019 में मेरे ख्याल से या 20 में उनको नेशनल अवार्ड मिला था पद्मावत के लिए, और मेरे ही गानों पे मिला था। और मुझे थोड़ी सी यहाँ तकलीफ़ हुई थी उस वक्त कि मेरे गानों पे 3 लोगों को नेशनल अवार्ड मिला, जिसमें से संजय जी थे, और उसके बाद अरिजीत सिंह को पहला नेशनल अवार्ड मिला, और उस फिल्म के कोरियोग्राफर कृति महेश, उसको भी पहला नेशनल अवार्ड मिला, और मेरे ही गानों पे मिला तीनों लोगों को, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या था, और क्या राइटिंग उसमें सबसे ख़राब थी जो उसको नहीं मिला। ऐसा तो नहीं था। हाँ खैर एनीवे वो जो भी रहा होगा उस वक्त, वो बात रात गई और बात गई। अवार्ड का आगे अपना बढ़ते हैं। समीकरण है। जी हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए सच्ची बात तो ये है कि मैं कोई भी जो क्रिएटर होता है वो किसी अवार्ड के लिए काम नहीं करता। वो अगर मिल जाए तो उसकी हौसला अफजाई हो, और जबकि मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आर्ट है, जो क्रिएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का नाम है। जी। और कॉन्फिडेंस 2 ही चीज़ों से आता है कि जब आपको रेस्पेक्ट मिलती है, अप्रिशिएशन मिलता है, और आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंसान का, और वो बेहतर से बेहतर क्रिएशन करने की या बेहतर से बेहतर क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, और वो करता है। हाँ जी। तो जैसे कि आपका ये 2 दशक का जो ये कैरियर है 22 साल का जी। तो इसमें जब मैं देखता हूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी है नहीं रहती है जो मतलब मुझे नज़र आती होगी इस कैरियर में। बहुत साफ सुथरा कैरियर है। और इसमें बस एक जिक्र होता है कि जो चक्रव्यूह फिल्म थी जी। तो उसके गानों में मतलब क्या था ऐसा कि मतलब कुछ हुआ था उस समय, विरोध हुआ था? हाँ देखिए ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। हालांकि महंगाई पे आपने गाना लिखा था। जी हाँ जी। हालांकि मैं ख्याल रखता हूँ इन चीज़ों का कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि आर्ट जो है वो मोहब्बत का नाम है, और मैं खुद मोहब्बत को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दुनिया की कोई भी तरक्की वो आप किसी चीज़ की ले लीजिए, मोहब्बत के बिना मुमकिन ही नहीं है। और मैं अपनी भी तरक्की चाहता हूँ, और मेरे देश की तरक्की चाहता हूँ, और मेरी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की चाहता हूँ। तो इसलिए मैं मोहब्बत से काम लेता हूँ। हाँ उसमें ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन अब चूंकि उसमें हमने उनके सरनेम यूज़ जो है वो कर लिए थे गाने में। और वो सरनेम भी हमने तब भी यही कहा था कि कोर्ट से भी यही कहा था कि हमने उनके सरनेम, उनके नाम यूज़ नहीं किए हैं। हमने देखिए उनके सरनेम अब इतने बड़े हो चुके हैं, वो एक तो एग्जाम्पल बन चुके हैं। बिल्कुल वो समाज के लिए एक एग्जाम्पल हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, और उन्होंने भी वो बात समझी, और बाद में फिर वो सब ठीक हो गया मामला। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो जैसे एक बात होती है कि जब बात विविधता पे आती है तो उसमें जैसे आपके 2 गाने हैं, एक आयत हो गया और एक जो बहुत पॉपुलर गाना है, और एक बिनते दिल हो गया। तो ये बिनते दिल की मेकिंग का प्रोसेस ये क्या था? क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और बहुत अलग गाना था ये, जैसे कि रोमांटिक गाने जो आप लिखते हैं उससे एकदम अलग था। इसका पूरा क्रेडिट जो है वो संजय जी को जाता है, क्योंकि एक तो उन्होंने बहुत कमाल की कंपोजिशन बनाई, और दूसरा मुझे वो लिखने दिया जो मैं लिखना चाहता था, पर्टिकुलर उस सिचुएशन के लिए और उस कैरेक्टर के लिए, जो मलिक कफूर उसमें एक कैरेक्टर था। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि कुछ इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए जो डिफरेंट साउंड करती हो, कुछ अलग साउंड करती हो। भले उसका मीनिंग थोड़ा मुश्किल था, और लेकिन ऐसा नहीं, हमारा जो समाज है वो बहुत ही सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, और लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो सब समझ लेते हैं। और उन्होंने समझा, और वो गाना इतना हिट हुआ कि उसमें नेशनल अवार्ड तक मिल गए लोगों को। बिल्कुल। तो हम कामयाब हो। तो इसमें संजय जी का पूरा क्रेडिट है, क्योंकि इस तरह की मुश्किल चीज़ वरना लोग लेते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाते हैं, बैकफुट पे। और जबकि ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर गाने की, हर राइटिंग की, हर फिल्म की, हर तरह की एक ऑडियंस होती है इस समाज में, वो मौजूद है। वो रैप भी सुनते हैं लोग, तो मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। और मैं चूंकि कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि जब कल हम नहीं होंगे लेकिन हमारा काम होगा। जी जी।
तो उस वक्त हम दलील देने के लिए कि हमने ये काम इसलिए ऐसा कर लिया था, उस लिए वैसा कर लिया था, तो हम तो होंगे नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि देखिए जिन लोगों को लोग आइडल मानते हैं या उन्हें कुछ अच्छा मानते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, तो वो ऊपर वाला ऐसे लोगों को चुनता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऊपर वाले के जब कल हम नहीं होंगे या मैं नहीं होऊंगा, खासतौर से मैं अपनी बात करूं, तो मैं नहीं चाहता कि ऊपर वाले के उस चुनाव को लोग बुरा भला कहें या उसे गाली बकें। तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा काम हम सोसाइटी को और समाज को देके जाएं, अपनी इंडस्ट्री को देके जाएं, ताकि आने वाले दिनों तक वो बहुत दूर तक वो काम जाए, जब हम ना हो वो तब भी जाए। तो मेरी ये कोशिश होती है। आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मतलब मैं चाहता हूं कि जब मैं लिखूं तो मुझे भी सुकून मिले और जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, देख रहा है, उसको भी सुकून। जी बिल्कुल। और मैं इस बात पे जो हमारे मेकर्स होते हैं उनसे काफ़ी बात करता हूं कि देखिए आप मुझे ले रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं नज़र नहीं आ रहा, जो मेरा स्टाइल है वो अगर नहीं है, तो फिर वो काम मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे करना ही नहीं चाहिए वो काम। हाँ जी। आप मेरे से कराएं, किसी और से कराएं, क्या फ़र्क पड़ता है? और मैं ये हर कलाकार से कहता हूं कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो थोड़ा बहुत नज़र आना चाहिए। देखिए मैं ये भी नहीं कहता कि गाने ही सब कुछ होता है, नहीं, गाने फिल्म के लिए होते हैं, फिल्म गानों के लिए नहीं होती, लेकिन गानों का भी अपना एक वजूद है और उसकी एक ऑडियंस है। और यहां मैं बताता चलूं कि फिल्म से 10 गुना ज़्यादा ऑडियंस गानों की है। बिल्कुल। तो इसलिए गाने बहुत अहम है, इसलिए गानों में वो बात होनी चाहिए, एक राइटर भी उसमें होना चाहिए, एक कंपोजर भी उसमें नज़र आना चाहिए, एक उसमें एक जो सिंगर है वो भी नज़र आना चाहिए, और ये सब मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो फिल्म में तो चले ही, लेकिन फिल्म के अलावा भी वो फिल्म को सपोर्ट करे, सुनने वालों को राहत दे और उन्हें कोई बेहतर रास्ता नज़र उसमें आए। तो ये होना चाहिए। बात करते हैं अब हीरा मंडी वेब सीरीज़ की, कि मतलब कैसे वो सीरीज़ आपको मिली और क्या उसका अप्रोच था। एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उसके जितने भी गाने हैं सारे, मतलब जब वो सीरीज़ में होते हैं तो उस समय भी वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब वो कहीं इंस्टाग्राम रील्स पे बजते हैं और फिर बार बार वो रिपीट होते रहते हैं। काफ़ी हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हाँ थोड़े से, क्योंकि वो क्लासिक टाइप कुछ गाने थे और वो गाने इतने चले, वो एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को हैं तैयार हम, वो तो ऐसा हो गया कि हर जगह 14वीं शब को कहाँ। हाँ देखिए ये जो फिल्म, तो ये जो वेब सीरीज़ थी, ये इसमें काफ़ी हमने रिसर्च किया, काफ़ी रिसर्च का काम था। और इसमें ये हुआ, चूँकि संजय जी के साथ मैं काम कर ही रहा था और उन्होंने स्पेशल मुझे इसके लिए मुझे बोला कि इसमें थोड़ा सा हम कुछ क्लासिक काम करेंगे, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी राइटिंग पे भी मेहनत करनी पड़ी और थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ा। संजय जी ने खुद बहुत सारा रिसर्च किया और कुल मिला के ये हुआ कि वो अलग काम हुआ और काफ़ी टाइम उसमें लगा, और बस हमें खुशी से बात की कि वो लोगों तक पहुंचा और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और यहाँ पे एक खुशी मुझे और है, ये ठीक है हमने वो फिल्म या वो वेब सीरीज़ की और वो हिट होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो उसने इंटरनेशनल लेवल पे 192 कंट्रीज़ में अपने झंडे गाड़े, इंडियन सिनेमा के झंडे गड़े, वो मेरे नहीं गड़े। मैं एक साथ में एक छोटा सा पार्ट हूँ, संजय जी भी एक पार्ट है, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि हिंदुस्तान का सिनेमा जो है वो वर्ल्ड लेवल पे गया और वहाँ बहुत अप्रिशिएट हुआ, बहुत देखी गई जी। तो ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो जो है मेरी खास तौर से मेरी तो यही कोशिश होती है कि वो बहुत आगे तक जाए और पूरी दुनिया उसको जाने। और इस सीरीज में मैं संजय जी को फिर थैंक्स करना चाहूँगा। और इसमें मैंने आपको शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने इसमें छोटा सा रोल भी किया है। अच्छा जी, तो आप एज ए पोएट एक्टिंग डेब्यू हो चुका है? जी हाँ, एज ए पोएट किया है मैंने। और इसमें कमाल ये है, देखिए कि मेरी इसमें गज़ल मैंने एज ए पोएट पढ़ी है। वो जो इस सीरीज़ की हीरोइन है वो उस पोएट की फ़ैन रहती है, तो मैंने एज ए पोएट वो गज़ल पढ़ी है कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वज़ू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। तो ये गज़ल नेटफ्लिक्स जैसे पोर्टल पे 192 कंट्री में हमारी और हमारे इंडियन सिनेमा की जो शायरी है वो 192 कंट्रीज़ में वो रन कर रही है। पोएट्री एक जगह वहाँ एक अजीबोगरीब सीरीज़ें बनती हैं नेटफ्लिक्स पे, वो उनका अपना स्टाइल है, लेकिन ये हमारा जो क्लासिकल एक जो हमारा एक ये है वो 192 कंट्री में गया। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। एक बड़े शायर ने लिखा है कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, और हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। जी बिल्कुल, ये आप ही का लिखा हुआ है। जी 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 तो, बहुत शुक्रिया। मैं शेर को फिर पढ़ दूं। देखिए ये इसमें ये मैंने क्यों लिखा कि लोग कहते हैं कि
जो पोएट होते हैं सोसाइटी में या राइटर्स होते हैं, बहुत ही सीरियस और बहुत ही सैड बातें करते हैं। देखिए, हमारा ये काम है और सैडनेस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो हर जगह मौजूद है, हर आदमी की ज़िंदगी में है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दुनिया एक समतल मैदान नहीं है, एक चटियल मैदान है। यहाँ हर कदम पे उतार चढ़ाव हैं। तो मैं यही कहता हूँ एज ए पोएट होने के नाते कि हमारी एक जिम्मेदारी है, तो उसके तहत हम लोग काम करते हैं कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में है, और बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। वाह, क्या बात। तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था कि दिल टूटने की फ़िलॉसफी क्या है ये? क्योंकि ऐसे कहा जाता है, गुलजार साहब कहते हैं कि महकी महकी तन्हाई जी, उसकी चुकलाते हैं। तो मतलब ये क्या यही एक ट्रिगर पॉइंट है एक शायर बनने का? देखिए, दिल टूटना खैर ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल मामला होता है। हाँ जी। जब दिल टूटता है तो वो दूसरे का टूटता है, वो हम महसूस नहीं कर सकते। दिल टूटने से यहाँ मुराद ये नहीं है कि कोई लड़की ही दिल तोड़ रही है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में जो हम करना चाहते हैं, वो जब नहीं होते तब दिल टूटते हैं। या हर जगह हर कदम कदम पे हम जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं सुनी जाती, तब दिल टूटते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा दिल पे हमको हर्ट होता है या हमको ठेस पहुंचती है, जिसे हम टूटना कहते हैं, तो वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो जो इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो उसको बहुत बखूबी बयान कर सकता है, बड़ी खूबसूरती से बयान कर सकता है, और इस तरह उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर सकता है कि वो दूसरे के दिल तक पहुंच जाए। हाँ। तो इसलिए दुनिया के किसी भी क्रिएशन में, इसलिए इस एक धारणा को या इस एक चीज़ को जो है वो थोड़ा सा जो है वो सही माना गया है कि अगर ऐसा हो कि चीज़ें आपके दिल से गुजरी हो तो वो ज़्यादा असर छोड़ती हैं और फिर आप कुछ कमाल करते हैं और फिर आपको एक बात लग भी जाती है। तो हाँ, इसलिए आपके पास कई सारे कारण होते हैं अपने आप को आगे बूस्ट करने के। हाँ, यह है कि एक किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। तो आप तरन्नुम में भी पढ़ते हैं? जी हाँ, मैं तरन्नुम से बहुत सारे मुशायरों में आप गए हैं। हाँ, और ये है तो आप तो ये जो है, तो जरा ये बताइए कि ये तरन्नुम से आपका जुड़ाव है वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, तरन्नुम से चूंकि मैं सबसे पहले गीतकार हूँ और मैं म्यूज़िक वर्ल्ड में काम करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, तो मैं हर वक्त एक म्यूज़िक सुनता हूँ और वहाँ अच्छे अच्छे सिंगरों से मिलता हूँ, उनके साथ अच्छे जो कंपोजर्स हैं उनके साथ बैठता हूँ, तो म्यूज़िक में रहता हूँ। तो म्यूज़िक जो है वो, अब चूंकि वहाँ गायकी का ही काम है तो गायकी से मेरा ख़ास लगाव है, तो मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ कि एक दो सुर कहीं मेरे लग जाएं। और फिर शायरी की दुनिया में ऐसा भी कहा गया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, तरन्नुम की ज़रूरत नहीं है। तो तरन्नुम की ज़रूरत बिल्कुल उनको नहीं है जिनके गले में सुर नहीं होते। तो ये उन्हीं का चलाया हुआ एक फार्मूला है, और जिसके पास सुर है उसे तरन्नुम से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने एक शेर भी कहा है कि शहर इल्हाम की सड़कों से गुजारा जाए, शेर मेरा है तो फिर मुझ पे उतारा जाए। और ये कि अच्छे शेरों को तरन्नुम की ज़रूरत क्या है, सिर्फ ये कह के ना आवाज़ को मारा जाए। हाँ जी। तो आवाज़ एक आवाज़ होती है, सुर किसी के गले में, तो बिल्कुल उसे तरन्नुम से पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर उसके लिए एक शेर मुझे लगता है कि मैं जब जो है तरन्नुम से पढ़ता हूँ तो मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं तरन्नुम से क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि किसी का जिक्र और किसी को याद ऐसे ही करना और लय, रिदम, ताल और सुर में करना, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें सुनने वालों को मज़ा आता है। तो मैंने वो शेर कहा कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। तो इसके पीछे हाँ, जैसे कि आप 50-60 फिल्में कर चुके हैं जी। अब तक, तो मैंने ये देखा है कि आज सोशल मीडिया का जो ये दौर है, इसमें एक रील से एक आदमी रातों रात स्टार हो जाता है। एक लेखक के लिए लेकिन यहाँ चुनौतियाँ अलग हैं, क्योंकि लेखक को एक धीरे धीरे पॉपुलैरिटी वो मिलती है। जी हाँ। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मतलब एक शुरुआती संघर्ष एक लेखक के जीवन में क्या है जब वो उसमें अपना कैरियर बनाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं रील का फंडा क्लियर कर दूं कि ये जो रील वाली पॉपुलैरिटी है, ये रातों रात, जो आप सही कह रहे हैं, मिलती है, वो रातों रात लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन वो रातों रात चली भी जाती है, क्षणभंगुर। और रही बात उसकी कि ये जो रील पे लोग आज थोड़ा बहुत एक्ट कर रहे हैं या कुछ लिख भी रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो वही चीज़ें हैं जिनमें बहुत टाइम नहीं लगाया गया है, जिनको सीखा नहीं गया। ख़ास तौर से जो मेरी लोगों से ये दरख्वास्त है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको सीखें, और जब आप सीखने में टाइम लगाएंगे तो फिर इतनी जल्दी नहीं बनाएंगे। तो और राइटर की ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं तो राइटिंग ऐसे ही नहीं आती है, बहुत मुश्किल फ़न है। मैं भी अभी सीख रहा हूं, मुझे भी मुकम्मल नहीं आई है।
तो इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से राइटर सबसे बाद में हिट होता है और बाकी लोग पहले हो जाते हैं। तो राइटर, और हमारी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं राइटरों के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, और इसका सामना राइटर तो कर ही रहे हैं लेकिन फिल्म इंडस्ट्री भी कर रही है। क्योंकि जब तक जो क्रिएटर्स हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हों, चाहे वो सॉन्ग राइटर हों, चाहे डायरेक्टर्स हों या म्यूजिक कंपोजर, ये 4 लोग क्रिएटर्स हैं, तो जब तक इनको रेस्पेक्ट और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तब तक अच्छा क्रिएशन होगा नहीं, और फिल्में और गाने औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पे गिरते रहेंगे। तो मेरी इंडस्ट्री से ख़ास तौर से दरख्वास्त है, और ख़ास तौर से जो हमारे बड़े लोग हैं, जैसे जो मेकर्स हैं या पब्लिशर्स हैं या ख़ास तौर से एक्टर जो सबसे बड़ा फेस होते हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि राइटिंग को, राइटर को रेस्पेक्ट दी जाए और उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाए, तभी जाके आपके लिए अच्छा क्रिएशन हो सकता है, वरना आप भी मुश्किल में रहेंगे, और ये तो मुश्किल में है ही नहीं, है ही। जी। आपके ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो पाने? जी देखिए, अभी कई फिल्में हैं जो मैं कर रहा हूँ, नाम मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक तो ऑफिशियली कुछ के अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, और दूसरा ये कि कभी कभी क्या होता है कि नाम चेंज हो जाते हैं, बनते बनते 1-1.5 साल फिल्म को बनने में लगता है, तो नाम वाम चेंज हो जाते हैं, फिर लोगों को लगता है कि हम कहीं भी बैठ के इंटरव्यू में झूठ बोल देते हैं, वो फिल्म तो आई नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ख़ास तौर से मैं उससे थोड़ा सा परहेज़ करता हूँ कि जब चीज़ आने को हो तभी उसका नाम लिया जाए, ताकि उसमें फिर कोई झूठ ना हो। हाँ जी। और क्योंकि सुनने वाले बहुत दिल से फॉलो करते हैं, दिल से सुनते हैं, तो उनके दिल को ठेस ना पहुँचे किसी चीज़ से, वो हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी। ये दर्शकों को आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी 2 लाइनें हैं। खासकर जो लेखक हैं, जो नए लिखने वाले लोग हैं, एस्पिरेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल, मैं सबके लिए, इसमें लेखकों के लिए भी, और जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, तो सब उतने ही ज़रूरी हैं। इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, मेरी और पूरी दुनिया में, वो हर इंसान अपने आप में एक वजूद है और अपने आप में एक टैलेंट है, तो और उसको आगे बढ़ना है और बढ़ना चाहिए, उसको हक है। तो उन सब के लिए मेरी 2 लाइनें हैं, मैं वही कहूँगा कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ थे एम तुराज जी, जिन्होंने अपने काम से इस सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पे इस OTT प्लेटफॉर्म के दौर में, जहाँ पे गाली गलौज भरी रहती हैं, उस साहित्य को बचा के यहाँ तक लाए और ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों की हमारे समाज को, इस साहित्य की दुनिया को बहुत ज़रूरत है। आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया।